शिक्षा हमारे जीवन का आधार है। हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है और हमें समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाती है। शिक्षा केवल हमें जानकारी नहीं देती, साथ ही साथ हमारे चरित्र का भी निर्माण करती है। यही शिक्षा ही है जो हमें नैतिकता, सहानुभूति, सहिष्णुता का सबक देती है। कहते हैं एक शिक्षित व्यक्ति ही एक सशक्त समाज का निर्माण करता है। नमस्कार, मैं प्रियंका गौतम। खास कार्यक्रम आज की बात में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, शिक्षा समाज की प्रगति का मूल आधार है, लेकिन क्या केवल शिक्षित होना ही पर्याप्त है या फिर शिक्षा की गुणात्मकता पर भी ध्यान देने की जरूरत है? हिमाचल प्रदेश हमेशा से ही शिक्षा के क्षेत्र में मॉडल राज्य के रूप में माना जाता रहा है, लेकिन आज यही प्रदेश कई अहम सवालों के सामने खड़ा है। अहम सवाल कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था क्या हमारे बच्चों को उनके बेहतर और उज्जवल भविष्य के लिए तैयार कर रही है। आज खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था पर किन क्षेत्रों में सुधार लाने की आवश्यकता है। एक शिक्षक, एक सरकार और समाज का एक आम नागरिक किस तरह से शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा से जुड़ी तमाम पहलुओं पर अपना योगदान सुनिश्चित कर सकता है। जानेंगे हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था किस तरह से काम कर रही है और भविष्य में क्या कुछ संभावनाएं युवाओं के लिए है, विद्यार्थियों के लिए है। इन तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा अभियान के परियोजना निदेशक राजेश शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। सर, सबसे पहला सवाल तो यही कि हिमाचल प्रदेश की जो शिक्षा व्यवस्था है उसके बारे में, उसकी गुणात्मक जो शिक्षा है उसके बारे में आप क्या राय रखते हैं? क्या प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था हमारे बच्चों को उनके बेहतर भविष्य के लिए तैयार कर पा रही है? आपका पहले तो शुक्रिया कि आपने मुझे स्टूडियो में बुलाया। और ये जो आज आपका जो आज का विषय है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, और वो खासकर महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है हिमाचल के परिवेश में कि हिमाचल इस समय जहाँ तक शिक्षा की बात है वो दोराहे पे खड़ा है। एक समय हम लोग शिक्षा में अग्रणी थे, लेकिन कुछ समय से हम पिछड़ते चले जा रहे हैं। तो आपका जो सवाल है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1971 में जब से हिमाचल राज्य पूर्ण अस्तित्व में आया और उसके बाद हम लोगों ने बहुत सारी शिक्षा के क्षेत्र में खासकर बहुत प्रगति करा, और उस प्रगति का जब आंकलन 2000 में जाकर के हुआ, 2002 में हुआ, और उस समय जो अभी नोबेल प्राइज विनर हैं जो अमर्त्य सेन जी, और उनके साथ एक बहुत ही मशहूर राइटर हैं प्रोफेसर जीन ड्रेजी जी, उन्होंने जब इंडिया इन डेवलपमेंट का बुक लिखा तो ये 2004 में या 5 में ये किताब आया था। और उस समय जब ये किताब आई तो उस समय हिमाचल को उन अग्रणी राज्यों में गिना गया जिसमें शिक्षा ने बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया। एक राज्य जहाँ पे लिटरेसी रेट 20% और उससे नीचे था, वो अपने 30 साल के सफ़र में प्रारंभिक शिक्षा और लिटरेसी में जो है वो अग्रणी हो गया, और उन्होंने आंकड़ा जा कर के 85 और 90% छुआ। तो एक बहुत ही बढ़िया उस समय जो कार्य था वो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ। और वो अपनी इस किताब में लिखते हैं कि केरल और गोवा, इन राज्यों से कई मायनों में हिमाचल बेहतर था, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का विकास प्राइवेट पार्टनरशिप के बिना सरकार ने किया वो अपने आप में उल्लेखनीय कार्य था। तो बिल्कुल ये है कि उस समय हम बहुत अच्छे थे, लेकिन जो आपने अभी कहा उसके बाद अगर हमारी, चाहे वो असर का रिपोर्ट हो, असर का रिपोर्ट हर साल होता है पूरे देश में, और उसमें हमें ये पता चलता है हमारा 6वीं का बच्चा क्या कक्षा 2 का या 3 का पाठ्यक्रम पढ़ पा रहा है, उसका मैथ कर पा रहा है। और दूसरी तरफ एक रिपोर्ट जो 4 साल के अंतराल में आती है, उसको कहते हैं हम लोग परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स, जो भारत सरकार करवाता है। और परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स में इंडेक्स जो होता है
उसमें बहुत सारे पहलुओं पे अध्ययन के बाद वो रिपोर्ट आता है। उसमें टीचर्स की सक्षमता की बात होती है, उसमें स्कूल में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, क्लासरूम है, डेस्क हैं, बेंचेस हैं, स्मार्ट क्लासरूम है, प्लेग्राउंड है, ये सभी की बात होती है और इंक्लूसिव एजुकेशन की भी उसमें बात होती है। अगर उसके भी हम उस पहलू पे जाएं तो असर की पीजीआई की जो 2021 की रिपोर्ट है उसके मुताबिक हम 18वें स्थान पे चले गए। और 21 में एक और रिपोर्ट आई जो कि हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रिपोर्ट कहलाती है। उसको पूर्व में नेस्ट के रूप में जाना जाता था, नेशनल अचीवमेंट सर्वे। और जब 21 का नेशनल अचीवमेंट सर्वे आया तो हम उसमें 21वें स्थान पे चले गए। तो वो इस चीज़ का परिचायक है कि 2002 और 3 जो अर्ली जो हमारा 21st सेंचुरी थी उसमें हमने बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद हम लगातार पिछड़ते चले गए। और जैसे मैंने ये 3 स्टडीज़ की आपको बात करी और जो ये सर्वे हुए उसकी मैंने आपसे बात करी, उसमें हम काफ़ी नीचे चले गए, जो कि अपने आप में एक बड़ा चिंता का विषय है। और ये विषय जो है इसलिए बहुत सार्थक है कि जब सरकार बहुत सारे कदम इससे निपटने के लिए उठा रही है, उस समय ये जानना कि ऐसा क्यों हुआ वो संभवतः जो है वो ज़रूरी हो जाता है। ठीक है सर, जिस तरह से आपने भी कहा कि अब 21वें स्थान पायदान पर हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में जो है वो लुढ़क गया है, तो आपको लगता है कि जिस तरह से एक प्रोसेस तैयार किया गया कि कोई भी जो बच्चा है वो 8th स्टैंडर्ड तक फेल नहीं किया जाएगा, ग्रेडिंग सिस्टम शुरू हुआ, बच्चा जो है पास होता गया, उसके बाद 9th में आकर देखा गया, अगर डाटा पर भी नज़र दौड़ाएं, खासतौर हिमाचल प्रदेश के डाटा पर अगर नजर दौड़ाएं तो परसेंटेज 9th में जाकर काफ़ी जो बच्चे हैं वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो ड्रॉप आउट्स हो जाते हैं 9th में ही जाकर, उनकी परसेंटेज काफ़ी गिर जाती है, बच्चे आगे पास नहीं हो पाते। आपको लगता है कि गुणवत्ता के गिरने का एक कारण ये भी है? बिल्कुल, अगर बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारी उसको अगर एनालिसिस करें तो मैं समझता हूँ कि जो आपका दृष्टिकोण है और एक बहुत प्रमुख कारण जो आपने बताया वो संभवतः ये है कि जब हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आया और कहीं ना कहीं इसका उल्लेख हमारे एक्ट में भी हुआ, उसके मुताबिक आपने रिटेंशन को हटा दिया। रिटेंशन का मतलब है कि किसी भी बच्चे को आप फेल नहीं कर सकते हो, तो वो एक संभवतः कारण है उसका। अगर आप उसको देखें तो मैं उसको आपके सामने इस तरह से और आपके दर्शकों के सामने से इस तरह से रखना चाहूँगा कि जब हम लोग पढ़ा करते थे और उस समय ये एग्ज़ाम जो हैं वो पहली कक्षा में भी होता था, दूसरी में भी होता था और तीसरी में भी होता था और सभी कक्षाओं में एग्ज़ाम होते थे। उस समय जो शिक्षा के क्षेत्र में 3 बहुत महत्वपूर्ण एक्टर्स हैं, उसमें अगर बात करें शिक्षक की, तो शिक्षक उस समय मुझे लगता है वो इंटरेस्ट लेता था और उनको पता होता था कि अगर उसके बच्चे ज़्यादा फेल हो गए तो उनके ऊपर ही एक सवालिया निशान लग जाएगा। मतलब क्या हुआ कि वो अकाउंटेबल होते थे, तो वो अपना प्रयत्न करते थे। अब टीचर्स जो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल बच्चों की शिक्षा में होता है जिसका, वो व्यक्ति इस वजह से इतना इंटरेस्ट शायद नहीं ले रहा है क्योंकि उसको अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं हो रही है, क्योंकि सबने ही पास हो जाना है। अगर शिक्षक को ये पता है कि मेरे सारे बच्चों ने मेरे क्लास में पास हो जाना है तो उसने इंटरेस्ट लेना बिल्कुल उसकी परफॉर्मेंस पर कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। तो एक जो आपने कहा, मैं उसी की को ही थोड़ा विस्तृत रूप में आपके सामने रख रहा हूँ। और दूसरा जो एक्टर है इसमें वो स्टूडेंट खुद। जैसे मैंने कहा, मैंने अपना एग्जाम्पल दिया कि जब हम पढ़ते थे, हम भी सरकारी स्कूलों से पढ़े, तो हमारे ये होता था कि जो स्टूडेंट होता, जो सेकंड एक्टर मैंने कहा, वो उसको ये डर होता था कि मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अपना सोसाइटी में कैसे मुँह, अपने गांव में कैसे जाऊंगा जिस दिन मेरा रिजल्ट आएगा और मैं फेल होकर के अपने घर जाऊंगा तो मुझे लोग क्या बोलेंगे, मेरे साथ वाले क्या लोग बोलेंगे, मेरा पेयर ग्रुप क्या बोलेगा, मेरे पेरेंट्स मुझे क्या बोलेंगे। तो एक जो ये एक फेयर होता था, बट इट इज़ नॉट ए नेगेटिव फेयर, इट वॉज ए पॉजिटिव फेयर। उससे आप जो हैं वो पढ़ते थे, कोशिश करते थे। और तीसरा जो इसमें बहुत बड़ा योगदान, तीसरा एक्टर अगर मैं कहूँ तो वो सोसाइटी और पेरेंट्स। अब पेरेंट्स को भी पता है मेरे बच्चे ने पास ही होना है, जब पास होना तो उनको फंसी नहीं है, वो अपने काम में बिजी हैं, का फेल तो होना नहीं है बच्चे ने, तो उनको भी जो एक
उनका भी जो समाज के जो समाज में एक दृष्टिकोण होता था कि अमुक का बच्चा फेल हो गया तो वो एक बेइज्जती का कारण सोसाइटी में बनता था, और उससे वजह से जो पेरेंट्स थे वो भी अपने बच्चे में इंटरेस्ट लिया करते थे। वो इंटरेस्ट अब ख़त्म हो गया धीरे धीरे। अगर ज़्यादा बात करें तो पेरेंट्स कहते हैं मोबाइल पकड़ा दो या ट्यूशन भेज दो और अपना जो दायित्व है उससे छुटकारा। लेकिन ऐसा उस समय नहीं होता था। हमने उस समय देखा है कि कई माएँ जो बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होती थी वो भी बच्चों को पढ़ाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका घर में निभाया करती थी, और इतना तो वो इंश्योर करती थी कि बच्चा जो है वो इतने बजे से इतने बजे तक पढ़ेगा, इतने बजे सोएगा, इतने बजे उठेगा। तो ये जो सिस्टम मैंने आपको बताया कि ये तीनों जो मेन भूमिका जिनकी बच्चे के पढ़ाई के लिए होती है, वो तीनों का जो आपने कारण बताया, उस कारण की वजह से ये तीनों चीज़ों पे, तीनों एक्टर्स पे इसका असर पड़ा है। और मैं तो हमेशा कहता हूँ कि हम लोगों को एटलीस्ट हिमाचल प्रदेश में, और मैं शुरुआत करूँगा, मैं सरकार के समक्ष इस चीज़ को ले जाऊँगा कि हम जो ये फेल पास का सिस्टम है इसमें थोड़ी बहुत ही अमेंडमेंट करके, एक्ट्स का ख्याल रख करके, एजुकेशन पॉलिसी का ख्याल रख करके बच्चों को हर एक कक्षा में उसका रिजल्ट निकले, और हर एक कक्षा में नहीं तो 2 के बाद तो निकले ही निकले, 3rd क्लास से उसका रिजल्ट निकलना चाहिए और उसका असेसमेंट होना चाहिए। और कोई बच्चा मान लो कोई अच्छा नहीं कर रहा है, वो पास नहीं हो पा रहा है, उसको आप 1 महीने का समय दे दीजिए, एक और चांस दे दीजिए, 15 दिन बाद एक और उसका एग्ज़ाम ले लीजिए। ये 2 अटैम्प्ट देने के बाद अगर वो तब भी नहीं पढ़ पा रहा है तो हमें उसको पिछली कक्षा में रिटेन करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है सर, आपको लगता है कि निजीकरण, जैसे कि आपके निजी स्कूल है, सरकारी स्कूल है, अगर इनके आंकड़ों पर नज़र दौड़ाएं, खासकर इनरोलमेंट एडमिशन्स को लेकर, तो निजी स्कूलों की इनरोलमेंट्स बढ़ती जा रही है, वहीं सरकारी स्कूलों में बच्चे जो है वो पहुंच नहीं रहे। कई स्कूलों में 6 बच्चे हैं, कई में 5 बच्चे हैं, इनरोलमेंट नहीं हो पा रहा है। ज़ीरो इनरोलमेंट के भी बहुत सारे स्कूल है, हमने देखा पिछले दिनों में जिस तरह से स्कूल्स भी बंद हुए प्रदेश में, जिन स्कूल्स में इनरोलमेंट नहीं हो पाए। तो प्रश्न है ये, जी बिल्कुल। तो क्या लगता है आपको, किसके पीछे का क्या कारण है? क्या वो सुविधाएं हम नहीं दे पा रहे हैं सरकारी स्कूलों में बच्चों को? क्या वो कोशिशें हैं जो कम पड़ रही हैं? जो आपका प्रश्न है बहुत सही है, और सही इसलिए भी है कि ये मुद्दा सरकार के सामने भी है। अगर आप 2004 के आंकड़े उठाएं और 2024 के आंकड़े उठाएं तो आपके जो 8वीं कक्षा तक के बच्चे हैं, जिसको आप एलिमेंट्री एजुकेशन, पहली से लेके 8वीं तक, उसमें 35% बच्चा आपका एलिमेंट्री एजुकेशन का सरकारी स्कूल से जाकर के प्राइवेट स्कूल में चला गया। ये बहुत बड़ा नंबर है exactly. जो हमने सरकारी स्कूलों से लूज़ किया और वो प्राइवेट स्कूल में चला गया। एक दूसरी तरफ अगर आप सीनियर सेकेंडरी और सेकेंडरी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं की बात भी करें तो उसका भी कोई 10 से 15% बच्चे जो हैं वो प्राइवेट स्कूल में चले गए। तो जब हम ये कहते हैं कि इतना बच्चा हमने लूज़ कर गया, और आज की स्थिति में ये है कि हमारे जो टोटल नंबर है स्कूलों का, सरकारी स्कूल मुश्किल से 15% हैं, 17,000 कुल स्कूल हैं, 15,000 स्कूल सरकारी हैं और 2,500 के करीब प्राइवेट स्कूल है। कहने का मतलब ये 10 से 15% के बीच में आंकड़ा बनता है जब प्राइवेट स्कूल की बात करें। तो ये 14-15% प्राइवेट स्कूल 40% बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं और 60% बच्चों को हमारे रिमेनिंग 80% सरकारी स्कूल शिक्षा कर रहे हैं। और सर ये भी सही है कि कुछ स्कूलों में टीचर्स ज़्यादा है और बच्चे नहीं। ये सरकारी स्कूलों में इसलिए हो गया कि बच्चे वहां चले गए। जब चले गए बच्चे तो आपके पास इनरोलमेंट बचा नहीं, और जब इनरोलमेंट नहीं बचा और जिस तरह से आरटी 2009 आया जो राइट टू एजुकेशन था, और उसमें एक बात उस समय रख दी गई कि जो प्राइमरी के बच्चे होंगे वो 1 किलोमीटर से ज़्यादा का सफ़र नहीं करेंगे और उनको हर एक किलोमीटर पे एक स्कूल होना चाहिए। हिमाचल पहला राज्य था जिसने ऐसा करने से मना किया उस समय, क्योंकि हमें पता था कि ऐसा करने से कई समस्याएं हमें आ गई। लेकिन उस समय
माननीय सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तरह की डायरेक्शन दी, उसके सामने हमें मजबूरन वो स्कूल खोलने पड़े। तो हुआ क्या कि बहुत सारे स्कूल खुल गए, लेकिन जो उसमें रिक्रूटमेंट होना चाहिए था टीचर का उस प्रपोर्शन में वो नहीं हो पाया। गुणवत्ता में लैग कर गए। तो अगर टीचर नहीं होगा स्कूल में तो दिक्कत होगी। लेकिन ओवर द पीरियड ये देखते हुए कि कितने टीचरों की संख्या हमें चाहिए, तो हम आस्ते आस्ते आस्ते, हालांकि उसका एक बहुत बड़ा बोझ सरकारों पे, राज्य सरकारों पे पड़ा, क्योंकि उसकी जो पूर्ति थी वो भारत सरकार से नहीं होती थी। जहाँ तक रेकरिंग एक्सपेंसेस और रेकरिंग एक्सपेंडिचर जिसमें सैलरी आती है वो भारत सरकार नहीं देता है आपको सिर्फ कैपिटल इन्वेस्टमेंट का पैसा भारत सरकार से मिलता है। तो फलस्वरूप क्या हुआ कि राज्यों को रिक्रूटमेंट करना पड़ा, उनके ऊपर डेट होता गया, और बाय द टाइम जब ये रिक्रूटमेंट काफ़ी हद तक हो गया तब तक पता चला कि हमारे बच्चे खिसक गए। तो हम एक ऐसे चौराहे पे खड़े हैं जहाँ पे हमारे पास बच्चे नहीं हैं स्कूल में, और वो एक बहुत बड़ी समस्या का कारण है। और समस्याएं बहुत सारी है, लेकिन इसमें इसका मतलब ये नहीं है कि जो वो प्राइवेट स्कूल में गए हैं वहाँ पे बहुत अच्छा है। अब ये वो स्कूल हैं जो हर एक गांव के नुक्कड़ कोने में लोगों ने खोल दिए हैं। चूँकि उसका मूलतः कंट्रोल हमारे पास नहीं होता है, अलावा इसके कि उसको सरकार सिर्फ पंजीकृत करने के लिए एनओसी देता है, लेकिन उसमें क्या हो रहा है, उनका क्या स्वरूप है, उसकी जानकारी अभी नहीं है। लेकिन अगर किसी भी राज्य का एक इतना बड़ा परसेंटेज प्राइवेट में चला जाएगा तो सरकार को सोचना चाहिए और सोचना पड़ेगा। तो क्या सरकार इस ओर सोच रही है, कुछ कर रही है इस ओर, कोई कदम उठाए जा रहे हैं क्या? देखिए सरकारी स्कूलों का अपना जो बहुत अच्छे स्कूल हैं, राज्यों में बहुत अच्छे अच्छे स्कूल हैं, और ब्रिटिश टाइम के स्कूल हैं, संभवतः वो बहुत अच्छा कर रहे होंगे। लेकिन ये जो गांव में छोटी छोटी शॉप्स खुल गई है, वहाँ पे क्या चल रहा है वो ना तो सरकार को पता है, और उनका कुछ लोगों का जो असेसमेंट है वो चूँकि एफिलिएटेड हैं एचपी बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के साथ, लेकिन कुछ सीबीएसई के साथ भी हैं, तो उनका हमें ज़्यादा पता नहीं चल पाता है। लेकिन अब जब हमारी इतना बड़ा बच्चों का, क्योंकि अल्टीमेटली बच्चे तो प्रदेश के हैं, चाहे वो प्राइवेट में पढ़े चाहे वो सरकारी में पढ़े, तो दायित्व सरकार का है कि उनको अगर वो प्राइवेट में भी चले गए तो उनको किस तरह की क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है सर, समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े हैं आप। समग्र शिक्षा अभियान के तहत किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं इस प्रणाली, इसका उद्देश्य क्या रहा और उद्देश्य की पूर्ति हो पा रही है क्या? समग्र शिक्षा, मैं अगर आपको एक साधारण शब्दों में समझाने की कोशिश करूं तो पहले ये 2000 से पूर्व में डीपीईपी प्रोजेक्ट भारत सरकार ने एक कार्यक्रम चलाया था, और डीपीईपी प्रोजेक्ट में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हर एक राज्य में चुने गए थे जहां पे भारत सरकार आपको पैसे से मदद करेगा, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग में मदद करेगा, टीचर्स की ट्रेनिंग में मदद करेगा, और कुछ जो हैं वो आपको जो शिक्षकों का जो 360 डिग्री असेसमेंट, पढ़ाना, पेडागोजीज और कंटेंट्स डेवलपमेंट, SCRT, ये तमाम चीज़ों पे वो इस तरह का भारत सरकार का डीपीईपी में था। लेकिन वो कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हर एक राज्य में लेते थे। हिमाचल में शुरुआत में मेरा ख्याल 2 जिला था और बाद में वो 4 जिले हुए। उसके बाद है जो हुआ वो उसी इवोल्यूशन में हम लोग सर्व शिक्षा अभियान में गए, और सर्व शिक्षा अभियान 1ली से 8वीं तक था। जो डीपीईपी था वो प्राथमिक था। तो ये 8वीं तक जब हुआ तो सर्व शिक्षा अभियान कहलाया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई ये पैचेस में ठीक नहीं रहेगा, तो हम इसको समग्र कर देते हैं। तो पूरे स्कूल एजुकेशन को, जिसमें प्री प्राइमरी से लेके 12वीं कक्षा तक, उनको मतलब उनका जो है वो समाहित हो गई उसमें, और उसका नाम रखा गया समग्र शिक्षा। तो समग्र शिक्षा एक स्टेट स्पेशल पर्पस व्हीकल है, जिसके तहत भारत सरकार फंड्स देता है, और वो समग्र शिक्षा जो है उसका कार्यान्वयन करता है। कार्यान्वयन 3 चीज़ों में होता है मूलतः। एक चीज़ उसमें होती है कि डायरेक्टर हायर एजुकेशन जो 9वीं से 12वीं कक्षाओं को देखते हैं,
उनके कुछ कुछ जो टीचर्स का ट्रेनिंग्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर्स है, वहाँ पे प्लेग्राउंड की बात है, बिल्डिंग्स की बात है, लैब्स की बात है, टॉयलेट्स की बात है, ये तमाम चीज़ें वहाँ पे भी और एलिमेंट्री में भी। उसका दूसरा हिस्सा एलिमेंट्री डायरेक्टर को जाता है, तो हम ये पैसा उनको देते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए, टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए, इवन टीचर्स की सैलरी के लिए। तो ये काम है समग्र शिक्षा का। तो जो अभी आप देखते हैं कि क्लासों में आज की डेट में स्मार्ट क्लासरूम हो गए, ये तमाम चीज़ें हो गई, तो वो समग्र शिक्षा के माध्यम से काफ़ी कुछ स्कूलों में हर एक राज्य में हुआ है और हिमाचल में भी संभवतः हुआ है। सर, जब इस तरह के अभियान चलाए जाते हैं सरकार द्वारा, तो कोई समस्या, इस तरह की कोई समस्या, क्योंकि एक बड़ा एरिया कवर करना है, पूरा प्रदेश, पूरे देश में विभिन्न तरह की जो एजुकेशन सिस्टम्स है, हर स्टेट का अपना सिस्टम है, तो उसको कवर करना होता है। कोई ऐसी दिक्कतें आती है इस तरह के अभियान को चलाने में? दिक्कतें हैं उसमें, और दिक्कतें इस तरह से रहती हैं कि क्योंकि आपको एक सामंजस्य बिठाना पड़ता है हायर एजुकेशन के साथ, एक सामंजस्य आपको बिठाना पड़ता है एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ, तो उनके साथ आपको मिल के कार्य करना होता है। और जब आप इस तरह की चीज़ें होती हैं तो आपको कंटिन्यूटी में एक डायलॉग्स उन डायरेक्टर्स के साथ, डायरेक्टर एलिमेंट्री के साथ, डायरेक्टर हायर के साथ चाहिए होते हैं, एक कम्युनिकेशन कॉन्टीन्यूअस में चाहिए होता है। उनको भी बहुत सारी भारत सरकार की जो स्कीम्स होती है उनके बारे में जानकारी उनको पहुंचानी होती है। दूसरी तरफ जो एक ट्रेनिंग, बहुत बड़ा उसका सेगमेंट है, पूरे हिमाचल से लोगों को बुला करके ट्रेनिंग करवाना, वो एक अपने आप में चैलेंज है। और सबसे बड़ा चैलेंज जब से समग्र शिक्षा बना है वो एक्सपेंडिचर का रहा है। बहुत बड़ा हिस्सा हम लोग खर्च नहीं कर पाते, राज्य सरकारें खर्च नहीं कर पाती। हमारा टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो 60 से 65% खर्च होता है। तो वो एक तीसरा जो है वो बहुत बड़ा अपने आप में चैलेंज है। ठीक है सर, समग्र शिक्षा के तहत किस तरह से गुणात्मक शिक्षा पर ध्यान दिया जा रहा है, और ख़ास तौर पर एक जो युवा है, एक जो विद्यार्थी है, उसका मानसिक स्वास्थ्य और उसका व्यवहारिक ज्ञान जो है, उस ओर क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ कोशिशें की जा रही हैं? देखिए, समग्र शिक्षा मतलब जिन पहलुओं को आपने कहा, पहली तरफ आपने कहा कि क्वालिटी एजुकेशन, तो क्वालिटी एजुकेशन तो एक फंडामेंटल, एक बेसिक रोल समग्र शिक्षा का है। और उसमें हम क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। हमने इस श्रेणी में बहुत सारी चीज़ें करी है। हमें लगा कि टीचर्स का जो ट्रेनिंग है जिससे वो पढ़ाने में दक्ष हो पाएँ, क्लासरूम में वो अपने कंटेंट्स को अच्छे से डिलीवर बच्चों को कर पाएँ, तो वो उनको हमने बहुत सारा ट्रेनिंग, करीबन समग्र शिक्षा का 20% पैसा हम ट्रेनिंग्स पे खर्चते हैं, तो उनकी दक्षता को सुधारना। दूसरी तरफ हमने टेक्नोलॉजी की बात करी है कि स्मार्ट क्लासरूम्स दिए गए हैं, और हमने जो आईसीटी क्लासरूम में है वो दिए हैं, तो एक टेक्नोलॉजी देने की बात है। तीसरी तरफ क्वालिटी एजुकेशन के लिए हमने जो हर एक स्कूल में इंश्योर करने की कोशिश की है कि अब बच्चा टाट पट्टी पे नहीं बैठेगा, डेस्क जो हैं वो हर एक स्कूल को दिए जाएंगे। और इसी कड़ी में माननीय मुख्यमंत्री का पिछली बार जो था वो एक बजट का अनाउंसमेंट था, उसमें 40,000 डेस्क हमने पूरे हिमाचल में अभी दिए हैं। और अब हम दोनों डायरेक्टर से हमने मांगा कि क्या अभी कोई गैप्स हैं। सर, हमारे पास समय की थोड़ी सी दिक्कत रहती है, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूँगी कि एक सशक्त समाज के लिए, एक भविष्य में एक सशक्त युवा जो हमारे देश का भविष्य तय करते हैं, उनके लिए कोई ऐसा मैसेज, और ख़ास तौर पे शिक्षा के क्षेत्र में आपको क्या लगता है, क्या जो है ऐसी संभावनाएं जिन पर काम किया जा सकता है, जिनको सुधारने की ज़रूरत है, ख़ास तौर पे हिमाचल प्रदेश में? जहाँ तक हिमाचल की बात है, हमें जैसे मैंने शुरू में कहा कि हमारे कुछ रिफॉर्म्स, हमें स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स लाने पड़ेंगे। और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म से मुझे लगता है कि एक तो जो हमारा अभी प्रारूप है कि पहली से 8वीं कक्षा का एक एलिमेंट्री एजुकेशन है, फिर 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कॉलेज और यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन के पास आते हैं। ये एक स्ट्रक्चरल इनएफिशिएंसी मुझे लगती है। उससे क्या होता है कि भारत सरकार में भी एक ही मंत्रालय के अंदर 2 सेक्रेटरी बैठते हैं, एक स्कूल एजुकेशन का जो पहली से 12वीं तक देखता है और दूसरा 12वीं से ऊपर जो हायर देखता है। लेकिन यहाँ पे ये स्ट्रक्चर को हमें रिफॉर्म्स लाना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा कारण मुझे लगता है, इट क्रिएट्स लॉट ऑफ इनएफिशिएंसीज इन द सिस्टम, नंबर 1। और नंबर 2, हमें जो लगता है कि हमें अब जो
कोशिश हमारी ये है कि हम किसी तरीके से अपने जो हमने ग्लोरी को लूज़ किया है, पर्टिकुलरली जो हमारे सरकारी स्कूल हैं, सरकारी संस्थाएं हैं, उसमें टीचर का हर एक स्कूल में भेजना ये सुनिश्चित करना पड़ेगा। पीटीआर हमारा अच्छा है और अच्छा करने की ज़रूरत है, और बहुत सारे स्टेप्स जो हैं हम लोगों को टीचर्स के सराउंडिंग जो स्टेप्स हैं वो भी उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तमाम जानकारी जो आपने कार्यक्रम में हमारे दर्शकों को दी, उम्मीद है कि दर्शक उससे लाभान्वित ज़रूर होंगे। आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। दर्शकों, शिक्षा जो है केवल ज्ञान तक सीमित नहीं है। शिक्षा हमें बेहतर जीवन जीने, बेहतर समाज का निर्माण करने में मदद करती है। शिक्षा वो बीज है, उसे अगर सही समय पर बोया जाए तो एक भविष्य के लिए प्रगति और सफलता वाले समाज का निर्माण और एक पेड़ बनकर तैयार होता है। शिक्षा से हमें दिशा भी मिलती है और जीवन जीने का उद्देश्य भी प्राप्त होता है, और आप अपने जीवन में सही समय पर सही निर्णय लेने के लिए भी अपनी जो मार्ग है वो प्रशस्त करते हैं और इस समाज के निर्माण में अपनी अहम भूमिका भी निभाते हैं। कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।